Hey everyone, welcome back to Study Point. So today we are going to discuss about Political Science Unit 6 of BA second semester, and that is political system, parliamentary, presidential, federal and unitary system. So these all are the forms of political system. We are going to discuss all of these form in part 1, and next in part 2 we will cover political parties and pressure groups. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सरकार की संसदीय प्रणाली। तो जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म कह लीजिए, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म को हमने कहाँ से लिया है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहाँ से आई है, ये आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। तो मेनली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली सभी ने सुनी होगी, वहीं से भारत ने इस प्रणाली को अपनाया है। तो देखिए, सरकार की संसदीय प्रणाली जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया है ब्रिटिश से। और संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप होता है जहाँ पर कि कार्यकारी विधायिका, कहने का मतलब है जो कार्यकारी मतलब जो आपकी कार्यपालिका है, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पर बनती है आपकी बहुमत की सरकार, मतलब जिन्हें मेजॉरिटी में वोट मिलते हैं वही लोग सत्ता में आते हैं। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहाँ पर कि लोकसभा के विश्वास को बनाए रखते हुए सरकार की नीति के निर्माण और कानून में इसके प्रसारण के लिए कार्यपालिका को प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कौन से वो दो आर्टिकल हैं जो आपको संसदीय प्रणाली के बारे में बताते हैं। तो मेनली आर्टिकल 74 और 75 है, जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र के लिए एक संसदीय प्रणाली होगी। और आर्टिकल 163 और 164 राज्य को ये अधिकार देता है कि वो भी इस संसदीय प्रणाली को अपनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे एक संसद है, और जो संसद बनी है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली होती है हमारी लोकसभा, उसके बाद जिसे हम सेकंड नंबर पे काउंट करते हैं वो है हमारी राज्यसभा, और इन दोनों से ही, मतलब इन दोनों से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रहते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो इन तीनों को कुल मिलाकर कहा जाता है, ये तीनों हैं हमारे संसद के अंग। इन तीनों लोगों से मिलकर के हमारी संसद बनती है। तो ये संसदीय प्रणाली जो आमतौर पर, मतलब जिससे आप सभी लोग अवेयर हैं। अब इस संसदीय प्रणाली की कुछ खास चीज़ें हम देख लेते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति प्रणाली यूएस वगैरह में है, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ के एग्जांपल आपने सुने होंगे जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले देख लेते हैं कि ये जो प्रणाली है, मतलब जो संसदीय प्रणाली है, वो आपकी राष्ट्रपति प्रणाली से किस तरीके से अलग है। तो राष्ट्रपति प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है आपकी संसदीय प्रणाली। इस प्रणाली में कार्यकारी विधायिका में बैठते हैं, और क्योंकि वे विधायिका का हिस्सा होते हैं तब उन्हें विधायिका की निचले सदन का समर्थन प्राप्त होता है। तब तक कार्यकारी शक्ति का वो प्रयोग कर सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। और एक हमारी होती है मंत्रिपरिषद, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है कि यदि लोकसभा के प्रति अपने कार्य के लिए मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, मतलब पूरी कैबिनेट में से अगर कोई एक भी हमारा भ्रष्ट मंत्री होता है तो पूरी की पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो पूर्ण रूप से एक सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं अपने कार्यों की। तो ऐसी कोई भी फॉर्म या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नज़र नहीं आता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा होगी, और उसके बाद आप सुनते होंगे कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से एक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और इसी तरीके के मंत्री परिषद का गठन राज्य के अंदर भी होता है, और वो सभी लोग सामूहिक रूप से अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जिसमें देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट खुद होते हैं। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हम इस यूनिट में करेंगे वो सारे हम बाइलिंगुअल करेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में देना है तो हिंदी पढ़ कर के उनको समझ तो आ जाता है, बट लिखने के लिए कंटेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं सारी ही स्लाइड आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराऊंगी। आपको जो भी पढ़ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप या आप कह लीजिए राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है। देखिए राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं वही राज्य के मुखिया होते हैं, और वही आप सरकार के भी मुखिया होते हैं। और कार्यकारी शाखा विधायी शाखा से अलग होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यूएसए में राष्ट्रपति प्रणाली है,
राष्ट्रपति देशों में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वही विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जिस तरह हमारे यहाँ पे क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं या जो प्रधानमंत्री हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं कि उनको अपने कार्यों की रिपोर्ट देनी होती है, और अगर उनके कैबिनेट में एक भी कोई भ्रष्ट व्यक्ति होता है, कोई भी अविश्वास का पात्र होता है, तो सभी को वो पद छोड़ने होते हैं। लेकिन अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली है, और ये जो राष्ट्रपति होते हैं यहाँ पर, ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, और यहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो काफ़ी मतलब बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं कि तब इन पर भी इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है। देखिए, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के ज़रिए किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यही प्रक्रिया यूएसए में भी लागू है, और इसी प्रक्रिया का एक तरीके से आप कह सकते हो फॉलो होता है इंडिया के अंदर भी। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली से किस तरीके से अलग है। तो इसमें सरकार का जो नेता है वो निर्वाचित विधायिका द्वारा चुना जाता है, जैसे कि वीमर गणराज्य, फ्रांस, पोलैंड, इन सब में होता है। अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली हाइब्रिड प्रणालियों में भी उपलब्ध है। अब यही सेम स्लाइड यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है, मतलब संघीय प्रणाली क्या होती है। तो देखिए, जैसा हमेशा आप संविधान में सुनते आए हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्रियम्बल पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। तो भारत को एक संघीय सरकार कहा जाता है, मतलब भारत में जो सरकार है वो संघीय सरकार है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि संघ से ज़्यादा जो ये गवर्नमेंट है एकात्मक की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि संघीय और एकात्मक प्रणाली दोनों के जो तत्व हैं वो कुछ हद तक समान हैं। तो अक्सर अर्ध संघीय प्रणाली भी कह दिया जाता है भारत को, मतलब पूर्ण रूप से संघीय नहीं है, अर्ध संघीय भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, तो उसमें क्लियरली ये चीज़ कही गई है कि मैं भारत, और भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। और फेडरेशन शब्द जो होता है वो संविधान में अनुपस्थित है, मतलब संविधान में इस शब्द पर ना कोई चर्चा की गई है और ना ही कोई परिभाषा इसके उपलक्ष्य में दी गई है। अब 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, जिसमें कि केंद्र और प्रांतीय विधायिकाओं के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था, तो आधुनिक भारत में भी संघवाद के कुछ तत्व तो मौजूद हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो केंद्र हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने पास अधिक शक्तियां रखे और राज्यों में जो शक्तियां रहें वो सीमित रहें। मतलब केंद्र में और राज्य में समान शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, केंद्र के पास अधिक शक्ति हैं और राज्य के पास इससे थोड़ी कम शक्तियां हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप से संघीय ना होकर के एकात्मक की तरफ झुका हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, अब सरकारें आपको पता है कि दो प्रकार की होती हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। जो तीसरी है अभी वो आपके इस सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है, जिसमें कि पंचायती राज सिस्टम है। अब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन जो होता है वो हमारी 7वीं अनुसूची, जो संविधान में अनुसूचियां हैं, तो 7वीं अनुसूची में भी हमने 3 सब्जेक्ट्स बताए हैं, मतलब मेनली 3 सूचियां बनाई हैं। एक को हम कहते हैं राज्य सूची, एक है हमारी संघ सूची, और तीसरी है हमारी संवर्ती सूची। तो देखिए, जो संघ सूची के अंदर सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर केवल और केवल जो राज्य सरकारें हैं वो कानून बना सकती हैं, और संघ सूची के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। फिर हमारी तीसरी सूची है संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, ज़्यादातर जो हमारी लोकसभा है वो इन पर कानून बनाती है। मतलब कुछ हद तक आप कह लीजिए कि ये पावर्स भी जो हैं आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट्स का मतलब डिवीज़न करें तो संघ सूची में आपके लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची में कहीं आपके 60 के अप्रोक्स हैं, संवर्ती में आपको 40 के अप्रोक्स नज़र आते हैं। तो संघ सूची में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि केंद्र की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। अब संविधान की सर्वोच्चता से मतलब है संविधान का मूल ढांचा, जैसे कि हमारा न्यायालय भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि वो जो कार्य करते हैं वो संविधान की सर्वोच्चता के लिए करते हैं, कि हर कंडीशन में उन्हें संविधान को सर्वोच्च रखना है, उसको महत्वता देनी है। अब हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो भी स्वतंत्र है, मतलब संविधान गारंटी देता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत है, कि सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मान्य होते हैं। निचली और जिला अदालतें सबसे न्नीचे और उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो है आपका उच्चतम न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय क्यों कहा जाता है, ये भी आप इसको जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो सभी राज्य सरकारों को और केंद्र को मान्य होते हैं। अब हम देख लेते हैं संघीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं। तो देखिए, संघीय प्रणाली में एक तो दोहरी सरकारी राजनीति होती है, विभिन्न स्तरों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है जिससे कार्य को सुगमता से किया जा सके, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता और द्विसदन।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें सरकार के दो स्तर एक ही क्षेत्र पर नियंत्रण को साझा करते हैं और आमतौर पर एक बड़ी राष्ट्रीय सरकार बड़े भौगोलिक क्षेत्र से अधिक शासन की प्रभारी होती है, जबकि छोटे छोटे उपखंडों में जैसे राज्य और शहरों में स्थायी मामलों के लिए अलग सरकारें होती हैं। तो दोनों राष्ट्रीय सरकार और कम राजनीतिक उपखंडों में कानून बनाते हैं और अपनी स्वायत्तता से सूझबूझ से मिलकर के इस कार्य को करते हैं। ठीक है, तो सेम स्लाइड यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरकार के एकात्मक स्वरूप की क्या भूमिका है, जो हमारा यूनिटरी सिस्टम है वो किस टाइप का है। तो देखिए सरकार का एकात्मक रूप जो है वो संघ का विलोम है और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरी की पूरी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में एकीकृत हैं। तो एक केंद्र सरकार पूरे राज्य को पूरी ताकत से नियंत्रित करती है, जबकि राज्य प्रांतों और अन्य इकाइयों में विभाजित है। लेकिन ये डिवीज़न स्वभाव में प्रशासनिक है और सब डिवीज़न पूरी तरह से केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में आता है। अब सरकार के एकात्मक रूप में राजनीतिक सत्ता केंद्रीकृत है। एकात्मक राज्य उन राज्यों में उपयोगी है जहाँ कोई भी मजबूत राष्ट्रीयता नहीं है या छोटे राज्यों में है। देखिए कहने का मतलब है जैसे हम भारत को संघीय व्यवस्था कहते हैं, बट जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा कि जो केंद्र सरकार है वो अपने पास अधिक शक्तियाँ रखना चाहती है और जब शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो उसमें भी जो हमारी समवर्ती सूची है उस पर दोनों ही लोग मतलब कानून बना सकते हैं, संघ भी और राज्य भी। बट जब हमने संघ और राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 तरह की सूचियाँ बनाई हैं, तो राज्य के और संघ के हमने अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो केंद्र के पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा विषय हैं और जो हमारी तीसरी सूची है उस पर भी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास अधिक हैं। और एकात्मक स्वरूप भी वही होता है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के हाथों में होती हैं। मतलब एक तरीके से सब डिवीज़न तो किया हुआ है कि हमने राज्य में देश में अलग-अलग राज्य है, फिर राज्य के अंदर हमने ब्लॉक, ज़िले या गाँव ये सब अलग-अलग मतलब सिस्टम्स बना रखे हैं, अलग-अलग टाइप से गवर्नमेंट्स बना रखे हैं, बट उसके बाद भी जो ज़्यादा शक्ति हैं वो आपकी केंद्र सरकार के पास है। अब इन शक्तियों का केंद्रीकरण हम देखें तो एकात्मक प्रणाली में सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में विकेंद्रित होती हैं और केवल केंद्र ही नहीं, जो राज्य मतलब राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो भी कुछ हद तक सीमित होती हैं। मतलब राज्य सरकारों का से ज़्यादा जो हस्तक्षेप है वो केंद्र का रहता है सभी राज्यों में। अब संविधान केंद्र सरकार को पूरी ताकत से कानून बनाने और निष्पादित करने या निर्णय लेने का अधिकार देता है। अब इसी से स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार के साथ सरकारी शक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं और इनके अलावा कोई अन्य संस्था नहीं है। मतलब एक तरफ केंद्र सरकार के पास बिना किसी बाहरी दबाव के शासन करने का पूरा अधिकार है और वहीं बिना किसी भय और आतंक के राज्य प्रशासन के भरोसे पर वो चलती है। दूसरी ओर शासन बिना किसी रोक टोक के अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। उनका केंद्रीकरण अपने आप में ही एक प्रशासनिक समस्या है। अब लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। देखिए राजनीतिक दल की अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये लोगों का ही एक संगठित समूह होता है। तो और जिसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि जो समान राजनीतिक आदर्शों को साझा करते हैं और विशिष्ट सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयास करते हैं। अपनी नीतियों को हकीकत में बदलने के लिए राजनीतिक दल संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक शक्ति का संचालन करते हैं और उनका पीछा करते हैं। यह ऐसे लोगों का समूह होता है जो जनहित के मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे कि गिलक्रिस्ट का कहना है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह होता है जो प्रोफेसर समान राजनीतिक आदर्शों को साझा करते हैं और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर हावी होने का प्रयास करते हैं। जैसे काफ़ी सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को आपने देखा होगा या पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कह लीजिए। अलग अलग राजनीतिक दल, जैसे हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट काफ़ी जगह पे आपको 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम भी नज़र आता है। अब हम देख लेते हैं इस राजनीतिक दल के कुछ लक्षण। तो राजनीतिक दल उन दलों का एक उन मतलब लोगों का एक संगठित समूह है जो समान सिद्धांतों और लक्ष्यों को साझा करते हैं और इसके उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के ही मतलब आसपास घूमते रहते हैं। इन सभी राजनीतिक दलों का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल और केवल राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करना। चुनाव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में आने के बाद अपने घोषित उद्देश्यों को सरकारी नीतियों में ये बदल देते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना था।
अब नेक्स्ट सीख लेते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो देखिए प्रेशर ग्रुप से तो आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि जब भी हम देखते हैं कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो किसी भी तरह का कार्य करे, मतलब चाहे वो कार्य अच्छा हो बुरा हो, उसमें कुछ कमियां हो या मतलब किसी भी तरह का हो, तो हमेशा सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हमेशा ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट के उन कार्य को क्रिटिसाइज़ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो ज़्यादातर ये जो काम होता है विपक्ष दल का होता है, लेकिन विपक्ष दल के साथ साथ कुछ और सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हमेशा रूलिंग पार्टीज़ पर या गवर्नमेंट पे दबाव डालते रहते हैं अपने कार्यों के लिए। उन्हीं को हम कहते हैं दबाव समूह। तो भारत में दबाव समूह कई प्रकार के हैं, मतलब बाकी के लोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं, बट यहाँ पे जो उसका आयाम है थोड़ा सा बड़ा है। पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं ने दबाव समूह बनाए हैं, मतलब जो ये सामाजिक संरचनाएं हैं या पारंपरिक धार्मिक इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो समस्याएं कह लीजिए, उन सभी समस्याओं के एक तरीके से उदय की वजह से ही आपके ये दबाव समूह बने हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्य प्रतिनिधि सभा है, सनातन धर्म सभा है, पारसी अंजुमन, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, या कई जातीय आधारित दबाव समूह भी हैं, जैसे ब्राह्मण सभा है, नायर समाज, भाषा आधारित दबाव समूह जैसे तमिल संघ, अंजुमन तारकी की उर्दू, यहाँ तक कि व्यापारिक प्रतिष्ठों ने भी अपने स्वयं के दबाव समूह बना रखे हैं, जैसे कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ और किसान सभा जैसे समूह के साथ श्रमिक और किसान। तो इस तरीके के बहुत सारे जो दबाव समूह हैं वो भारत में मतलब अक्सर पनपते रहते हैं और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारे राजनीतिक दल हैं और दबाव समूह हैं उनमें क्या समानताएं हैं, एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए दोनों जो हैं वो एक विशेष प्रकार की जनमत को प्रभावित करने का ही प्रयास करते हैं, बट थोड़ी थोड़ी सभी की जो टेक्निक्स हैं या आप कह लीजिए जो इनका एक तरीका है अपने उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए, वो दोनों का ही थोड़ा सा अलग होता है। अब दोनों ही आम लोग और सरकार के बीच सूचना के लिए एक माध्यम का काम करते हैं और इनके अलावा वे दोनों ही सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि ढीले दलीय ढांचे या संघीय व्यवस्था के चरित्र के कारण दोनों के बीच लगातार संपर्क बना रहता है, जबकि एक हित समूह शायद ही कभी किसी राजनीतिक दल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा सके, लेकिन दोनों एक दूसरे में घुसने का हमेशा प्रयास करते हैं। अब दबाव संगठन पार्टियों को उनके सदस्यों के हित के बारे में शिक्षित करने के लिए और विचारों और कर्मियों की सहायता से क्रॉस निषेचन प्रदान करने में हमेशा सहायता करते हैं। ठीक है, अब यही सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंग्लिश में भी गिवन है, तो आप इनको इजीली देख सकते हैं। आई होप सभी टॉपिक्स का एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट में।